નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હું હેતવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આજનો દિવસ ઘણો જ ખાસ છે. આજે ઇન્ડિયન એરફોર્સ ડે છે. આજના દિવસની ભવ્યતા આપણે સવારે જોઈ, જે પ્રકારે પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આજે હિડન એરબેઝ ઉપર જે દમદાર દમ જોવા મળ્યો આજે આપણા એરફોર્સના જવાનોનો, તમામ જવાનોને આજે સલામ કરીએ છીએ. અને આજે એરફોર્સ ડે છે, તમામ જવાનોને શુભકામનાઓ પણ આજના દિવસની ખૂબ ખૂબ. દર્શક મિત્રો, આપને જણાવું, આજે 89મો ખાસ કરીને આજે વાયુસેનાનો સ્થાપના દિવસ છે. 89 વર્ષ થયા છે વાયુસેનાને સ્થાપના દિવસને લઈને. અને એક વાત તમને કહું કે આઝાદી પહેલાં આની વાત કરીએ તો ભારતીય વાયુસેનાનું નામ રોયલ ઇન્ડિયન એરફોર્સ હતું, અને જે નામ આઝાદી બાદ થયું ઇન્ડિયન એરફોર્સ. આજે આ દિવસની ઘણી બધી વિશેષતાઓ વિશે વાત કરીશું, સાથે જ એરફોર્સને લગતી કેટલીક ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા પણ કરીશું. દર્શક મિત્રો, આપણે જણાવી દઉં, મારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાઈ ગયા છે બ્રિગેડિયર વિજય સાગર ધીમાન અને તેઓની સાથે કેપ્ટન એમ.જે. વિનોદ ઓગસ્ટિન. આ બંને મહેમાનોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વિનોદજી, ચર્ચાની શરૂઆત આપનાથી કરું એ પહેલા આપનો પરિચય થોડો ઘણો જાણવા માંગીશ. એરફોર્સમાં આપની કારકિર્દી વિશે થોડું જાણવા માંગીશું. तो एयरफोर्स में 31 ईयर्स मैंने सर्व किया है. मैं फाइटर पायलट था. मिग 21 और मिराज 2000 चलाया. कारगिल वॉर वेटरन था. और सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ तो मिराज 2000 मेरे दारोमदार था, और उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन के दौरान मैं एक अंग में कह सकता हूँ कि मैं बालाकोट स्ट्राइक में भी था. तो उससे मेरा सीना एकदम गर्व से फूल जाता है. और ड्रोन्स में भी काफी काम किया है. तो हमने ड्रोन भी सप्लाई किया है इंडियन आर्मी को, स्पेशली स्पेशल फोर्सेस को. तो उन्होंने बहुत अच्छे ऑपरेशंस में उसको यूज किया है. एक मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हूँ. बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो आज बड़े बड़े पोजीशन में कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो मेरे नीचे ट्रेनिंग लेकर के गए हैं. और मैं एमफिल पीएचडी किया, और सिमुलेशंस में काफी काम किया, जो वॉर सिमुलेशंस है. तो वॉर जैसी जो सिचुएशन है उसको हम सिमुलेट करके देखते हैं कि किस वेपन के साथ कैसा सलूक किया जा सके और किस तरह से उसको डिप्लॉय किया जा सके. सो ये सारी चीजें जो है मैं कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में किया. सो एयरफोर्स की जो 31 साल की जिंदगी मेरी 31 दिन की तरफ निकल गई. अभी भी मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद है जब मेरे सीने में एक विंग लगाया गया था. मुझे लगता है कि कल ही हुआ था और 31 साल यूं ही गुजर गए. तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया. और आपके कोई भी सवाल हो एयरफोर्स रिलेटेड या देश के रिलेटेड, मैं तत्पर हूँ आपसे आंसर करने के लिए. थैंक यू सो मच. બિલકુલ. વિજયજી, આપની સાથે આવું, આજના દિવસની પહેલા તો આપ બંનેને ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આજનો દિવસ જેટલું આપના માટે ખાસ છે એટલું તમામ ભારતીયો માટે પણ ખાસ છે, કારણ કે આજે આપણા જવાનો કે જે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ નથી જોતા અને એ પરિસ્થિતિ સામે લડવાની બસ ખાલી એક અવાજ આવે અને લોકો લડવા માટે તત્પર હોય છે. તમામ એવા એરફોર્સ જવાનોને આજે ફરી એકવાર સલામ. અને વિજયજી, આપની પાસે આપનો પરિચય આપશો અને ઇન્ડિયન એરફોર્સ સાથે આપનો સંબંધ, આપનો જે અત્યાર સુધીની સફર રહી છે તેના વિશે આપ જણાવશો. देखिए, मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम इंडियन आर्मी, बट आर्मी में एयर डिफेंस विंग होता है जो एयरफोर्स के साथ चलता है. बिकॉज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी जो भारत की वायु सीमा की रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एयरफोर्स की है. तो हम लोग भी हालांकि आर्मी के होते हुए हम भी एयरफोर्स के साथ काम करते हैं ताकि हम आर्मी की यूनिट्स को वायु रक्षा प्रदान कर सकें. और इसके कई तरीके होते हैं, और उसमें कई वेपन्स यूज करने होते हैं. जो हवाई जहाज होते हैं वो बेसिकली एयरफोर्स यूज करती है. सेकंड, कुछ मिसाइल्स एयरफोर्स भी यूज करती है, आर्मी भी करती है. और गन्स जो होती हैं वो आर्मी करती है. और एयरफोर्स के इवन एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा या रेडार इंस्टॉलेशन की जो वायु रक्षा होती है तो वो आर्मी की गन्स करती हैं. तो इसलिए ये एक इंटरलैपिंग एरिया होता है. तो इसलिए एयरफोर्स के साथ हमारा पूरा संबंध रहता है, क्योंकि वायु रक्षा की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री है वो एयरफोर्स है. एंड वी वर्क अंडर देम, अलॉन्ग विद देम, उनके अम्ब्रेला के नीचे, उनकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के नीचे. तो दैट इज हाउ मेरी सारी जो लाइफ रही है, 39 ईयर्स ऑफ सर्विस. हमने एयरफोर्स के साथ मिलकर एयरफोर्स इंस्टॉलेशन को भी प्रोटेक्ट किया है, और आर्मी की इंस्टॉलेशन है उनको भी प्रोटेक्ट किया है. और आर्मी के जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, टैंकों के दस्ते हैं जो दुश्मन में जाकर के इन्वेड करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर करने के लिए उनको जो हवाई सुरक्षा दी जाती है वो उसमें भी हम इन्वॉल्व करते हैं.
बाकी इसके अलावा इन्होंने कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर का जिक्र किया, वहां पे भी एक कोर्स होता है जॉइंट एयर वॉरफेयर कोर्स. आई बीन अ टॉपर ऑफ दैट कोर्स एंड आई गॉट 2 PhDs एंड 7 पोस्ट ग्रेजुएशंस एंड देन हाई कमांड NDC सब मैंने किया हुआ है एंड दैट इज माय क्रेडेंशियल. બિલકુલ. વિનોદજી, અહીંયા આજે જ્યારે વાયુસેના દિવસ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, પહેલાના સમયમાં વાયુસેનાની તાકાત અને આજના સમયમાં જે પ્રકારે આપણે ગ્રો કરી રહ્યા છે ટેકનોલોજીની સાથે સાથે કહી શકાય કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિને આજે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ અચાનક જો આવીને ઊભી રહી જાય તો પણ આપણે તેનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ છે. આપણી વાયુસેના છે, થલ સેના છે, બધી જ રીતે સક્ષમ છે. ત્યારે પહેલાના સમય કરતા આજે વાયુસેના કેટલી મજબૂત થઈ છે? तो ये सुनकर बहुत खुशी होगी आपको. जो वायुसेना का फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था स्कीम कमेटी का एक कागज से. लेकिन स्कीम कमेटी ने कागज जरूर साइन किया, हवाई जहाज लेने के लिए पैसा नहीं दिया. ये बहुत कम दर्शकों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है. जो शुरू के जो चंद जहाज आए थे, 4 या 5 जहाज वापी, उसको बोलते थे वाटर पिटी बोलते थे, क्योंकि वो जहाज को चलाना आसान नहीं था, वो हमेशा क्रैश कर जाता था, इसीलिए उसका नाम होता था वाटर पिटी. और वो उस समय का सबसे पुराना जहाज था. वो खरीदने के लिए जो पैसा दिया गया था वो बॉम्बे के कुछ साहूकारों ने पैसा दिया था, उसमें से कुछ गुजराती साहूकार भी हैं. सो एयरफोर्स के जो स्टार्ट ये कुछ गुजराती साहूकारों के पैसे से हुआ है, ना कि अंग्रेजों ने कोई पैसा दिया. वहां से शुरू होकर के वो लकड़ी का जहाज और कपड़े से लिपा हुआ एक जहाज, वहां से लेकर के हम पहुंचे हैं रफाल, मिराज 2000, C-17, C-130, सबसे आधुनिक. आज हमारा चौथा लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड है. और क्वालिटी में देखा जाए एशिया में कोई इतना बड़ा एयरफोर्स नहीं है जितना बड़ा हमारा है. और कोई आपको बोले कि चाइनीज एयरफोर्स का नंबर ज्यादा है तो उनके यहाँ पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 50s के 60s के जहाजों का संख्या ज्यादा है, ना कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट का. और रही दूसरी बात वो चाइनीज एरोप्लेन, तो डुप्लीकेट का दूसरा नाम. तो इस तरह से अगर देखेंगे तो साउथ एशिया में जो हमारा बोलबाला है बहुत अच्छा है. और हम ही एक ऐसे कंट्री हैं जहां एक दुश्मन नॉर्थ में भी है और एक दुश्मन हमारा वेस्ट में भी है, और इन दोनों के साथ हमारा पाला पड़ा है. तो इसको जैसे अभी ब्रिगेडियर ने बताया, एयर डिफेंस ऑपरेशन, ये भी बहुत दर्शकों को जानना जरूरी है. एयर डिफेंस ऑपरेशन जो है शाह मैम कि ये 24/7 चलता है. डिफेंस तो 3 चीजें होती हैं, डिफेंस, ऑफेंस और सपोर्ट. डिफेंस, एयर डिफेंस, मुझे याद है मैं अभी किसी से जिक्र कर रहा था, 46 दिन 46 डेज मैं पूरा सूट, अपना फ्लाइंग सूट पहन के, हेलमेट वगैरह सब रेडी रख के, ORP बोलते हैं हम लोग, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म, भुज में, नलिया में, हमने यहाँ पे 50 दिन अंडरग्राउंड बंकर्स में हमने इंडिया के बॉर्डर को संभाल के रखा है. तो उस दौरान वो लोग आते हैं पाकिस्तानी. आपको याद होगा अटलांटिक को हमने शूट डाउन किया था. कैसे किया था? क्योंकि उस समय जो ऑफिसर थे वो रेडी थे, पूरे अपना कपड़ा वपड़ा पहन करके. तो एयर डिफेंस ऑपरेशन एक इज परनियरली एट वॉर, हमेशा वो वॉर में है, हमेशा वो देश के बॉर्डर को संभाल रहे हैं. और उसके लिए हमें चाहिए बहुत अच्छा जहाज हो, मिसाइल की दूरी अच्छी हो. मोदी जी के गवर्नमेंट के आने के बाद हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे वेपन्स आ गए. स्पाइस 2000 आ गया, देन क्रूज मिसाइल्स ब्रह्मोस आ गए. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आई हैं और उसकी वजह से हमारा जो बॉर्डर्स हैं बहुत अच्छा एक लेवल तक पहुंचा है. બિલકુલ. વિજયજી, આજે વિનોદજી સાથે તો વાત કરી કે કેટલું વધારે મજબૂત થયું છે પહેલા કરતા અત્યારે, પણ કહેવાય ને કે જેટલા પણ ચેન્જીસ થયા હોય હજી પણ લોકોને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક બદલાવની તો જરૂર લાગતી જ હોય. તો તમારા મતે ખાસ કરીને અત્યારે એરફોર્સમાં હજી કેટલીક ચેન્જીસ કરવા જોઈએ બાબત, હજી એરફોર્સે આ ક્ષેત્રે મજબૂત થવું જોઈએ? અત્યારે આપણું દેશ સુરક્ષિત છે, પણ અત્યારે બહાર દુનિયાના અન્ય દેશોની વાત કરીએ તો અત્યારે જે પ્રકારે ક્યાંક આતંકવાદ ને બધું જે પ્રકારે ઉદ્ભવી રહ્યું છે એ બધાને નાથવાના હજી વધારે સક્ષમ થવા માટે ભારતે એરફોર્સ ક્ષેત્રે કેટલી મજબૂતાઈની હજી જરૂર છે, આપને શું લાગે છે? देखिए, आपने ठीक कहा, आज एयरफोर्स डे है तो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताता हूँ.
जैसे बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन ने आपको बताया कि एक साहूकारों के पैसे से शुरू हुआ, परंतु हाँ। उसके बाद कुछ हवाई जहाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज के मिस्टियर्स, नैट्स ऐसे छोटे मोटे चलते रहे, और 62 में हमने वायुसेना को इस्तेमाल नहीं किया, और 65 में भी हमने कुछ ज्यादा तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी हमारे जो पायलट्स जो एरियल कॉम्बैट में थे उन्होंने हर जगह एक्सेल किया, और जो दुश्मन के जो टैंक दस्ते थे जहां कहीं उन्होंने इंक्लूजन करने की कोशिश की, हमारी एयरफोर्स ने उसको पूरा रोका, पूरे सक्सेसफुल रहे। परंतु 71 लड़ाई में आकर मैं बताना चाहता हूँ एक एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। उसमें हमारे पास उधर MiG-21 आया था, तो हमने सोचा पता नहीं हमें रशिया से क्या मिल गया है, और उसके साथ हमने बहुत कुछ किया। एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी होती है, ग्राउंड सपोर्ट के लिए भी होती है, और वायु रक्षा के लिए भी होती है। स्ट्रेटेजिकली हम 1971 में हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा, बांग्लादेश को जन्म दिया, पाकिस्तान को शिकस्त दी, परंतु वो कैसे हुई? सबसे मैं इसमें एयरफोर्स का रोल बहुत ज्यादा मानता हूँ। सबसे पहले 3 दिसंबर को जब लड़ाई हुई थी, तो 4 और 5 दिसंबर के अंदर एयरफोर्स ने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कैरी करके जो पाकिस्तान की जितनी भी ऑयल रिजर्व थे, पेट्रोल के भंडार थे कराची के आसपास, वो सारे उड़ा दिए। अब लड़ाई लड़ने के बाद पाकिस्तान के पास फ्यूल कहाँ? दैट वाज वन फैक्टर। सेकेंडली, जब पाकिस्तान ने लोंगेवाला में अपने बेस्ट पैटर्न टैंक के साथ अटैक किया, जो समझा जाता था ये अमरीकी टैंक है, ये तो वो कहते थे कि अभी सुबह का नाश्ता जैसलमेर में होगा और दोपहर का लंच जयपुर में होगा, और रात की जुम्मे की नमाज दिल्ली में पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमारे इतने टैंक आ रहे हैं। परंतु वहां लोंगेवाला में सुबह होते हुए भारतीय वायुसेना के जो एयर सपोर्ट थी, उन्होंने वो वहां पे वो कोहराम मचाया पाकिस्तान के टैंकों का, वो बॉर्डर ही क्रॉस नहीं कर पाए। कहा वो नमाज पढ़ने जा रहे थे जामा मस्जिद में दिल्ली में, और ये सब एयरफोर्स की वजह से हुआ। फिर बांग्लादेश में जो सिलेक्टिव बॉम्बिंग की गई पाकिस्तान के गवर्नर के घर की, ताकि उसको मजबूर किया जा सके कि वो सरेंडर करे, वो इंडियन एयरफोर्स ने करके देखा। उसके बाद जो वहां पे छाताधारी सैनिक पैराट्रूपर्स जो वहां लैंड किए बांग्लादेश में जाके, वो एयरफोर्स ने करके दिखाया। तो ये एयरफोर्स का नया रूप था 1971। उसके बाद कारगिल में जैसे ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन बैठे हैं, इन्होंने मिराजेस को इस्तेमाल किया पूरी, वो भी बड़े सही तरीके से। बालाकोट की कहानी आपको मालूम है, परंतु आज की जो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब उनसे बहुत आगे है। जब से चाइना ने इंकर्शन करी है ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, आज हमारे पास रफेल है, आज हमारे पास MQ-9 रीपर्स आ रहे हैं, हमारे पास हेरॉन ड्रोन्स हैं, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स, अपाची हेलीकॉप्टर हैं डीप स्ट्राइक के अपना बंकर बस्टिंग के लिए, हमारे पास डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं, मल्टीरोल्स हैं, 230 MKI हैं, रफेल है, ये सब हमारे पास अभी आ गया है। और इसमें जो वेपन्स लगे हुए हैं, हमारे पास एयर टू एयर मार्क करने के लिए 80 से 150 किलोमीटर की रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, मीटियोर मिसाइल, यानी कि दुश्मन अपने कंट्री में अपने हवाई जहाज जब टेक ऑफ ही करेगा और जैसे ही वो हमारे रेडार में दिखेंगे, वीकेंड उनको हम एयर टू एयर मिसाइल से मार सकते हैं। उसके बाद अगर हमने डीप स्ट्राइक करनी है तो हमारे पास स्पाइक है, स्कैल्प है, ब्रह्मोस है, ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल ऐसी हैं जो दुश्मन के किसी भी बंकर को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी रनवे को, किसी भी लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन को एकदम निस्तर नबूद कर सकती हैं। इन्होंने चाइना की बात करी, तो मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, चाइना के पास शायद ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वो ओल्ड विंटेज के हैं, कॉपी मारे हुए हैं, रशिया के कॉपी किए हुए हैं, उनकी एफिकेसी क्या है अभी तक किसी को मालूम नहीं है। परंतु मैं ये कहता हूँ अगर वो अच्छे हैं भी, तो देखने की बात यह है कि चाइना की जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो तिब्बतन के हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, हमारी सारी एयरफील्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पे है, लोअर ऑल्टीट्यूड पे है। तो हमारे जहाजों की जो क्षमता है फ्यूल लेकर के या वेपन्स लेकर के वो ज्यादा है। इसका मतलब हमारे हवाई जहाज ज्यादा वेपन ले जाके ज्यादा लंबी दूरी तक मार्च कर सकते हैं वीजा वी चाइना। तो इस पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव प्लस टेक्निकल पर्सपेक्टिव और फिर हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की इंटीग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो इंटीग्रेशन है, तो सारी भारत में ही बनी हुई है। अभी हमारा जो आत्मनिर्भर भारत, जैसे आज अगर आपने सुबह परेड देखी हो एयरफोर्स की, तो उनका जो घोषणा क्या थी
आत्मनिर्भर और सक्षम। आत्मनिर्भर हमें डीआरडीओ ने बना दिया है पिछले 2 साल के अंदर। हमने अपने जहाज बना लिए, तेजस हेलीकॉप्टर बना लिए हैं, मिसाइल्स बना लिए हैं। दुनिया के 13 देश हमसे वो सब कुछ खरीदने को तैयार हैं। और अभी और छोड़ो, आपके तेजस की जो एवेंसिंग इंटरेस्ट हैज बीन डन बाय द यूनाइटेड स्टेट। यूएसए बोल रहा है तेजस हमको बेचो। तो ये हमारी एयरफोर्स की क्षमता है, इस वक्त मारक क्षमता है, उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी एक ब्रांडिंग है, और उनकी एक जो बनी स्थिति बनी हुई है एक बहुत ही स्ट्रांग एयरफोर्स की। બિલકુલ વિનોદજી, આજની તારીખમાં યુવાનો એ એરફોર્સને લઈને કેવું માને છે, અને સ્પેશિયલી મહિલાઓની વાત કરીએ તો મહિલાઓ માટે એરફોર્સ દ્વારા તેઓને વેલકમિંગ કરવા માટે મહિલાઓ પણ એમાં ભાગ લઈ શકે એના માટે કેવા પ્રકારના સુધારા વધારા કરવામાં આવ્યા છે? बिल्कुल, एंड आपने जो सवाल है सही आदमी से किया है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो एक लेडी ऑफिसर है। तो वो एक लॉजिस्टिक्स ब्रांच में कोऑर्डिनेटर करके रिटायर हुई हैं, और उसके बाद डीजीसीए की ड्रोन ट्रेनर बनी, और आज एक लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। तो मेरा यही कहना है युवाओं को, ब्रिगेडियर विजय ने बहुत ही बखूबी एयरफोर्स का सारा हिस्ट्री, जो कि वो एयर डिफेंस से हैं, इसलिए पूरा हिस्ट्री हमको बता दिया, और कुछ खास बताने लायक हिस्ट्री के बारे में नहीं छोड़ा। बिल्कुल एक छोटा सा एक हिस्ट्री का क्लास ही हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा युवाओं को 3 महत्वपूर्ण चीजें, 2 एक्चुअली, कि पहले सबसे फॉरमोस्ट आप देखेंगे कि एयरफोर्स हो या आर्मी हो या नेवी हो, गुजराती का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम है। ये क्यों है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने भी बहुत खोजने की कोशिश की, क्योंकि गुजरातियों में सबसे ज्यादा मैंने ये नोटिस किया है, गुजरातियों में सबसे ज्यादा देश प्रेम का भाव है, लेकिन फौज में वो लोग आते नहीं है। तो मेरा ये कहना होगा लोगों को कि फौज में आइए, बहुत अच्छा एक जिंदगी है, और ये जिंदगी आपको देश के लिए ही नहीं, अपने उन्नति के लिए भी आप उसमें काम कर सकते हैं। अभी आप बिल्कुल ठा हिंदी बोल रहा हूं मैं आपके सामने, और आपको ये जानकर के हैरानी होगी, और मेरा इतना अच्छा समझ बाकी लैंग्वेजेस के साथ कैसे हुआ, एयरफोर्स की वजह से। मैंने इंडिया का चप्पा चप्पा कोना कोना गया हूँ, ऐसा कोई कोना नहीं है જ્યાં मैंने अपना कदम नहीं रखा। વિનોદજી, કદાચ એ તો દેખાઈ જ રહ્યું છે, હું તમને ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન કરી રહી છું અને આપ ગુજરાતી સમજીને હિન્દીમાં જવાબ આપી રહ્યા છો। हाँ बिल्कुल, तो वो देखिए ना, बिकॉज मैंने इतना समय गुजरात में बिताया है, तो इसकी वजह से ये चीजें बिल्कुल ही एक गुजरात का कोई इलाका नहीं है मैंने सर्व नहीं किया हो। आप नीचे से शुरू हो जाइए सूरत से बड़ौदा में मैंने, इनफैक्ट आप कोई गुजराती पेपर 1993 का उठा करके देखिए, फ्रंट पेज में आपको 2-4 दिन में नजर आऊंगा, क्योंकि हमने फ्लाई पास किया है, हमने बड़ौदा में काफी प्रोटेक्शन किया है। नलिया हो या भुज हो, कोई जगह नहीं है। अभी महसाना हो, या जो नया एयरबेस वहां पे बन रहा है, उसका जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस हो, वो सारा कुछ गुजरात में मेरा बहुत समय बीता है। इसी तरह हर स्टेट में। तो मैं यही बोलूंगा युवाओं को, लड़कियों को खास करके, क्योंकि जब हम फौजी बने, मैं और ब्रिगेडियर विजय, तो लेडीज नहीं थी फौज में, दे वर ऑल, इट वाज अ मेंस फोर्स। बट आजकल ऐसा नहीं है। और मैं जब अभी हाल ही में मैंने अपना यूनिफॉर्म हैंग किया है, रिटायरमेंट लिया है, मैं जब स्टेशन कमांडर था, मेरे पास इक्वल मेल ऑफिसर्स और फीमेल ऑफिसर्स थे। मैं एक एयर डिफेंस स्टेशन को कमांड कर रहा था लखनऊ में, एंड किसी भी चीज में मैंने ये नोटिस किया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। अभी आपको कोई लोग बोलेंगे कि फिजिकली भी कम हो, मेरे स्टेशन के जो मैराथन रनिंग में हमेशा 2 लड़कियां फर्स्ट आती थी। तो ये कहना कि फिजिकली भी वीक है, नो सर, मैं उस बात से बिल्कुल ही वाकिफ और सहमत बिल्कुल नहीं। और अभी तो फाइटर पायलट बनने का भी मौका मिल रहा है। और ये सारा श्रेय जो है, आप मुड़ करके देखते हैं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुड़ के देखिए पिछले 5-6 साल से जितनी तेजी से देश आगे बढ़ा है, फौज आगे बढ़ा है, एयरफोर्स आगे बढ़ा है, उतनी तेजी हिस्ट्री में कभी देखी नहीं गई। आप कोई भी उठा लीजिए, C-130, एक
ब्लाइंड नाइट पैराट्रॉपिंग करने वाला एक जहाज, C-17, दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज। जैसे सर ने बताया, रफाल, ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स, मैंने मिराज 2000 चलाया है, लेकिन मिराज 2000 का जो नया वर्जन है वो एक रफाल के बराबर है और किसी किसी मामले में रफाल से भी अच्छा है। तो ये सारा चीज जो हुआ है, इसका भागीदारी बनिए। ये आप इंजीनियर हो और इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं तो इंजीनियर बन के आप एयरफोर्स में आ सकते हैं। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर बन के एयरफोर्स में आ सकते हैं। एयरफोर्स में एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत सख्त जरूरत है आज की तारीख में, क्यों? जैसे मैंने बताया, ऑफेंस, डिफेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज। ये सपोर्ट सर्विसेज एक, क्या बोलते हैं, एक बिल्डिंग की नींव की तरह है। अगर वो नींव स्ट्रांग होता है तो उसी के ऊपर बिल्डिंग खड़ा हो सकता है। तो ये सपोर्ट सर्विसेज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अ सपोर्ट सर्विस। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक सपोर्ट सर्विस। सो इन सब के कंधे पे ये योद्धा खड़े हैं। तो आप या तो कंधा बन सकते हैं या योद्धा बन सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, दुनिया के जो ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बीइंग जब बना हजारों, लाखों, करोड़ों साल पहले, और अभी हम पहुंचे हैं एक जगह पे, इस थोड़े से विंडो में हमें एक बर्ड की तरह, एक पक्षी की तरह उड़ने का मौका मिला है। वो मौका मत गवाइए, क्योंकि आज से 2 साल या 5 साल या 10 साल बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा काम जो है ड्रोन ने ले लिया होगा। क्योंकि पायलटेड एरोप्लेन की जरूरत लड़ाई में कम होती जा रही है और एक समय में ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। सो आपको एक फाइटर पायलट बनने का मौका मिला है, और आप उस समय पैदा हुए हैं, इंसानियत के उस समय में पैदा हुए हैं जहां आपको ये मौका मिल रहा है। ये मौके का पूरा फायदा उठाइए। फाइटर पायलट बनिए या कोई भी पायलट बनिए, उसको बनने की इच्छा रखिए। क्योंकि जो जज्बा देश प्रेम का गुजरातियों में है, और ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, शायद ही किसी और कौम में मैंने देखा हो। तो ये जज्बे को रियलिटी में ट्रांसफर कीजिए। બિલકુલ દર્શક મિત્રો, આજે વાત કરી ઇન્ડિયન એરફોર્સ ડે 89મો, આજે તેનો સ્થાપના દિવસ, અને આજે 89માં આ સ્થાપના દિવસ ઉપર એરફોર્સની હિસ્ટ્રી વિશે તો જાણી, વાયુસેનાની ઉપલબ્ધિઓ વિશે પણ જાણી, અને ખાસ કરીને જે પ્રકારે વિનોદજીએ પણ કીધું કે ગુજરાતીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, આ જ ઉત્સાહને કાર્યરત કરીને એરફોર્સમાં બને એટલા ગુજરાતીઓ પણ જોડાય, આ જ વાતની સાથે જ આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ। દર્શક મિત્રો, મારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા હતા વિજય સાગર અને વિનોદજી। આપ બંને મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપ જોડાયા। 10 सेकंड जी विजय जी ये इन्होंने बताया। लेट मी टेल यू, मैंने भी 8.5 साल गुजरात में रहा हूँ मैं, एंड मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो जज्बा है देश प्रेम का बहुत जबरदस्त है। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर रहा हूँ कि गुजराती गर्ल्स आर फार मोर अहेड ऑफ गुजराती बॉयज। ये मैंने खुद देखा है। और उसमें मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यू कैन बी फाइटर पायलट्स। आप माउंट एवरेस्ट पे भी ऑल गर्ल्स टीम जाती है, इवन एनसीसी की जाती है, और इवन ऑल गर्ल्स टीम अराउंड द वर्ल्ड गई है, जो किसी ने नहीं आज तक किया। इसलिए जो गर्ल्स हैं, गुजराती लोग कहते हैं इट्स मोर ऑफ अ मैट्रिआर्कल सोसाइटी। आई मे नॉट एग्री विद दैट, बट गुजराती जो गर्ल्स हैं दे आर फार मोर स्मार्टर देन द बॉयज ऑल ओवर द कंट्री। तो उनको ये जरूर जाना चाहिए, इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच અમારી સાથે આપ બંને જોડાયા તે બદલ, વિજયજી અને વિનોદજી। દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હાલ સમય થયો છે સમાપ્ત। ફરી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।